सो एज 25 7.8 पैराग्राफ पढ़ो. डिस्क्लोजर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एज 5 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नेचर एंड इफ प्रैक्टिकेबल द अमाउंट ऑफ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट which has a material effect in the current period or which is expected to have a material effect in the subsequent period. So ये AS5 ने दिया है. AS5 ने क्या गाइडेंस दिया है कि if there is a change in accounting estimate. So examples क्या थे? Change in the rate of provision for doubtful debts, change in the useful life number of years. So उसमें अगर change हुआ and वो change की वजह से कुछ impact हो रहा है, material impact, मटेरियल इफेक्ट आइदर करंट पीरियड में या एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स. सो फ्यूचर पीरियड्स या सब्सिक्वेंट पीरियड्स, कौन सा वर्ड यूज करना है? सब्सिक्वेंट पीरियड्स. तो डिस्क्लोजर उसका नेसेसरी है एंड मटेरियल इफेक्ट नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड. सिमिलरली इफ एन एस्टिमेट ऑफ एन अमाउंट रिपोर्टेड इन एन इंटरिम पीरियड it changed significantly during the final interim period of financial year, but a separate financial report is not prepared and presented for the final interim period. The nature and the amount of the change in estimate should be disclosed in a note to the annual financial statements for the financial year. So जो final interim period है, मतलब हमारा interim period हमने क्वार्टरली डिसाइड किया था, तो हमारे लिए फाइनल इंटरिम पीरियड कौन सा है? क्वार्टर नंबर 4. वो लास्ट इंटरिम पीरियड हुआ. तो उसका अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं किया है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, तो जो भी चेंज हुआ है किसमें? इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो वो चेंज आप कहाँ पर दिखाओगे? नोट्स में. एंड उस फाइनल पीरियड का फाइनल रिपोर्ट है सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो उधर ही जाएगा. ठीक है. सो दिस इज रिलेटेड टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दिखाना है, ये कौन से स्टैंडर्ड ने बताया? AS5. करेक्ट. नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होने के बाद हमेशा आता है अकाउंटिंग पॉलिसी. सो एस्टिमेट एंड पॉलिसी में डिफरेंस है. अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग पॉलिसी में. अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट्स एंड पॉलिसी मतलब हमारी रिफंड पॉलिसी नहीं है, ऐसे आपने सुना होगा, या हम एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, एक बार सेल किया तो हम वापस नहीं लेते, तो वो उनकी पॉलिसी है, उनका रूल है. ओके. ये बिजनेस करने की पॉलिसी हुई. नो एक्सचेंज, फिक्स रेट, नो रिफंड. ओके. ये हम कौन से पॉलिसी सीखने वाले हैं? अकाउंटिंग रिलेटेड, नॉट बिजनेस रिलेटेड. ओके. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? देखो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए आपको कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करने हैं? सेम जो आपने एनुअल के लिए किए थे. करेक्ट. एंड एंटरप्राइज शुड अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज आर अप्लाइड इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, except for the accounting policy changes made after the date of the most recent annual financial statements that are to be reflected in the next annual financial statements. So सेम ही यूज करना है, ये रूल हुआ. बट एक्सेप्शन क्या था कि except for the accounting policy changes made after the date of the most recent annual financial statement that are to be reflected in the next annual financial statement. सिर्फ क्या होगा एक्सेप्शन में? लास्ट ईयर की पॉलिसी. ओके. आपने लास्ट ईयर खत्म होने के बाद डिसाइड किया अभी ये पॉलिसी नहीं, हमारी दूसरी है, तो वो दूसरी पॉलिसी अप्लाई करनी है इंटरिम के लिए. सो क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन दिखाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो क्या होगा? प्रीवियस ईयर का पहले के पॉलिसी के हिसाब से है आपके स्टेटमेंट्स एंड इंटरिम रिपोर्ट जो है वो नए पॉलिसी के हिसाब से है, तो वो अलाउड किया है उन्होंने. करेक्ट. सो जब भी चेंज होगा, सिर्फ चेंज के केस में क्या होगा? प्रीवियस ईयर का एंड इंटरिम पीरियड के पॉलिसी मैच नहीं होंगे.
बाकी केसेस में हो जाएंगे मैच, करेक्ट. However, the frequency of an enterprise's reporting, that is annual, half yearly or quarterly, should not affect the measurement of its annual results. To achieve that objective, measurements for interim reporting purposes should be made on a year-to-date basis. So measurement कैसे करना है उनको? Year-to-date. Okay. So to illustrate the principles for recognizing and measuring losses from inventory write-downs, restructuring or impairments in an interim period are the same as those that an enterprise would follow if it prepared only annual financial statements. Okay. So underline करो जो आपको लॉस रिकॉग्नाइज एंड मेजर करना है. कौन सा वाला लॉस? हाँ, इन्वेंट्री में जो राइट डाउन होता है. इन्वेंट्री में राइट डाउन हुआ मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ओके. पेरिशेबल गुड्स में ये ज्यादा होगा कि आपने परचेस किया था 10 रुपए में, बट अभी वो खराब हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 8 रुपए कोई देने के लिए रेडी है तो भी उसको सेल करोगे. अगर सेल नहीं किया तो पूरा 10 का लॉस है. 8 में सेल किया तो 2 का ही लॉस होगा ना. जो 10 लॉस होने वाला था क्योंकि सेल ही नहीं हुआ, उससे बेटर 2 का लॉस. सो आप क्या करोगे उस केस में? चलो 8 में सेल हो रहा है तो 8 में सेल कर दोगे. सो 8 इज रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड 10 विच एवर इज लोअर. सो आप जो 2 रुपए का लॉस हुआ दैट इज इन्वेंट्री राइट डाउन. और कौन सा लॉस है? रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ लॉस हो रहा है. इम्पेयरमेंट मतलब आपकी जो कैरिंग अमाउंट होती है एसेट्स की कैरिंग अमाउंट मतलब जिस अमाउंट पे वो कैरी करते बैलेंस शीट में, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू. दैट कैरिंग वैल्यू यू शुड कंपेयर विथ मार्केट प्राइस. ओके. फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में एसी है तो वो एसी बैलेंस शीट में दिखता होगा रिटर्न डाउन वैल्यू पे. एसी पे आप 15% 20% लगाओगे, करेक्ट, डेप्रिसिएशन रेट. सो आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है उसी प्राइस पे वो एसी आप सेल कर सकते हो क्या? क्योंकि अभी वो सेकेंड हैंड एसी हो गया. हाँ, तो नहीं कर सकते. सो वो प्राइस अलग होती है एंड आपके बैलेंस शीट में जो प्राइस है कैरिंग अमाउंट वो अलग है. तो उन दोनों में से जो डिफरेंस होता है दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस. ओके. आपका एसी दिख रहा है 50,000 को WDV, बट आपको 30,000 से ऊपर नहीं मिल रहा है, उसका कोई कस्टमर ही नहीं है लेने के लिए. तो आप क्या करोगे? 30,000 में सेल करना ही पड़ेगा. फिर 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ आपका. ओके. सो ये सब जो लॉसेस है, इन्वेंट्री राइट डाउन या इम्पेयरमेंट्स, रिस्ट्रक्चरिंग के लॉसेस, तो वो जिस पे मेजर एंड रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो पॉलिसी है उसके मेजरमेंट की एंड रिकॉग्निशन की एनुअल के लिए, वही इंटरिम के लिए रहेगी. ओके. However, if such items are recognized and measured in one interim period and the estimate changes in subsequent interim period of that financial year, the original estimate is changed in the subsequent interim period either by accrual of an additional amount of loss or by reversal of the previously recognized amount. Okay? क्योंकि इसमें estimates है. हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. रियलाइजेबल मतलब फ्यूचर, नॉट रियलाइज्ड. सो आपको लग रहा है कि 10 रुपए का आइटम 8 में सेल होगा, रियलाइजेबल. ओके. सो आगे जाके और ऐसे हो सकता है कि नहीं, एक बंदा रेडी हो गया 9 को लेने के लिए, 9 रुपीज को. सो एस्टिमेट चेंज हो गया. सो एस्टिमेट चेंज हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट इंटरिम पीरियड में? हाँ. सो फर्स्ट क्वार्टर में आपने एनआरवी दिखाया था 8, लॉस दिखाया था 2 रुपए का. सेकेंड क्वार्टर में लॉस दिखाओगे 1 रुपए. थर्ड क्वार्टर में पता चला 6 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाले, सो 4 रुपए का लॉस दिखाना है. ओके. आप सेल नहीं कर रहे हो उसको, आप सिर्फ नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेक कर रहे हो. सो वो क्या बोल रहे हैं कि हर इंटरिम पीरियड में एस्टिमेट अगर चेंज हो रहे हैं तो उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. ओके.
सो कितना काम होता है अकाउंटिंग का, समझ में आ रहा है आपको? स्टैंडर्ड्स पढ़ते वक्त क्या क्या करना पड़ता है. A cost that does not meet the definition of an asset at the end of an interim period is not deferred on the balance sheet date, either to await future information as to whether it has met the definition of an asset or to smooth earnings over interim periods within a financial year. सो इलस्ट्रेशंस में पहला इलस्ट्रेशन हमने क्या देखा था, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का, लॉसेस का. अभी सेकेंड इलस्ट्रेशन है रिलेटेड टू एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है. सो द कॉस्ट दैट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ एन इंटरिम पीरियड इज नॉट डिफर्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट, इज नॉट डिफर्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट. मतलब ऐसी कॉस्ट जो आप एसेट में ऐड नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि वो जो एसेट की डेफिनेशन दी है AS 10 में वो मीट नहीं हो रही है. फिर उस कॉस्ट को वो बोल रहे हैं कि ऐड नहीं करना है. फिर वो कॉस्ट कहाँ पर दिखाओगे? अगर एसेट में नहीं ऐड करना है तो P&L को डेबिट करोगे. सो वो बोल रहे हैं रुको मत फ्यूचर तक, डिफर मत करो. डिफर करना मतलब बैलेंस शीट में दिखाना. ओके, आपने डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये सुना होगा. सो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप बैलेंस शीट के कौन से साइड को दिखाते हो? एसेट साइड को. मतलब जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है वो पूरा P&L को डेबिट नहीं करते, आप उसको डिफर करते हो. ओके, मतलब 5 साल का 5 लाख पे किया है तो 1 लाख P&L, 4 लाख बैलेंस शीट, फिर 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे डिफर करते जाते हो. तो वो बोल रहे हैं अगर वो कॉस्ट डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा है तो डिफर मत करो. ओके, ऑन द बैलेंस शीट डेट either to await future information as to whether it has met the definition of an asset or to smooth earnings over interim period within a financial year. So बैलेंस शीट डेट तक अगर वो डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है तो P&L को डेबिट करो इंटरिम वाले. हाँ, एंड इसके लिए स्मूथ अर्निंग्स ओवर इंटरिम पीरियड के लिए भी वेट नहीं करना है. स्मूथ अर्निंग्स मतलब क्या? ये जो कॉस्ट है वो बड़ी कॉस्ट रहने वाली है. सो वो डेबिट करने से अर्निंग स्मूथ नहीं होने वाले, उस क्वार्टर का अर्निंग कम दिखेगा. सो उन्होंने क्या दिया है, लोग क्या कर सकते हैं? दे विल वेट फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड दे विल डिफर द cost. They will wait for the future information as to whether it has met the definition of an asset. So वो लोग वेट करेंगे एंड स्मूथ अर्निंग्स के लिए उससे स्मूथ अर्निंग्स हो जाएंगे क्योंकि उतनी कॉस्ट P&L को नहीं होगी. तो ऐसे वेट करना नहीं है. ओके, कॉस्ट अगर वो डेफिनेशन में नहीं आ रही है तो आपको उस इंटरिम पीरियड में P&L को डालना पड़ेगा क्योंकि उस डेट को क्या पोजीशन थी. मे बी नेक्स्ट ईयर में वो डेफिनेशन में आ गया है, वो फिर कहाँ जाएगा? P&L में नहीं जाएगा, एसेट में ऐड होगा. ठीक है. देन इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड. मतलब देखो आपको ईच इंटरिम पीरियड का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है. Okay, income tax expense is recognized in each interim period based on the best estimate of the weighted average annual effective income tax rate expected for the full financial year. Okay, वहां पर भी एस्टिमेट लगा के ही चल रहा है. रेट का रेट आप एवरेज कर रहे हो. Amounts accrued for income tax expense in one interim period may have to be adjusted in subsequent interim period of the financial year if the estimate of annual effective income tax rate changes. So अगर कम हो गया टैक्स रेट तो फिर क्या करोगे आप? कैरी फॉरवर्ड करोगे वो टैक्स की अमाउंट. सो मतलब वो बोल रहे उस पीरियड में क्या पोजीशन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते जाओ. उसके बाद चेंजेस हुए नेक्स्ट इंटरिम पीरियड के लिए तो वो जो चेंज हुआ है वो चेंज नेक्स्ट इंटरिम पीरियड के लिए अप्लाई कर दो.
ओके, जिस इंटरिम पीरियड का आप रिपोर्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल Q3, तो Q3 आपका चालू है, उस दिन जो पोजीशन है एस्टिमेट्स की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की, जो भी आपको टैक्स रेट आ रहा है, जो भी कॉस्ट अगर डेफिनेशन में आ रही है एसेट की तो एसेट में डालो, नहीं आ रही है तो P&L को डाल दो। सो उस दिन का सोचना है इन शॉर्ट, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। फिर नेक्स्ट इंटरिम पीरियड में चेंज हुआ तो उस हिसाब से करना। Income is recognized in the statement of profit and loss when an increase in future economic benefits related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably. So, इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है? लायबिलिटी कुछ कम हो गई, मतलब हमें डिस्काउंट मिला क्रेडिटर्स से, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, या एसेट में कुछ इंक्रीज हुआ तो भी प्रॉफिट होगा। ओके, सो जैसे कि एसेट में इंक्रीज कब होगा? जब आप सेल करोगे एसेट एट प्रॉफिट, तो देयर इज इंक्रीज इन एसेट, तो वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ पर दिखाओगे? P&L। इनकम रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो, बट कब करना है वो? हाँ, दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आपको एग्जैक्ट, आपको रिलायबल मतलब विश्वास है कि सच में ये एसेट प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, मतलब आपको किसी ने गारंटी दी है कि ये इसमें ये एसेट ले रहा हूं आपका। ओके, तो ही आप रिलायबली उसको मेजर कर सकते हो, एंड देन ओनली यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इनकम। लायबिलिटी के लिए भी आपके क्रेडिटर्स ने आपको बोलना चाहिए कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, आप इतना ही पेमेंट करो। 1,50,000 हुआ है बट आप 1,40,000 ही पे करो, तो ही आपको 10,000 का डिस्काउंट दिखाना है। ओके, वो मेरा दोस्त ही है, वो डिस्काउंट देगा वगैरह, ऐसे नहीं। ये एस्टिमेट चल रहा है, आपको लग रहा है दोस्त है तो देगा, ओके, रिलेटिव है तो देगा, और उसने दिया नहीं तो एक्चुअली आपके रिलेटिव एंड दोस्त ने बोला कि ये तुम डिस्काउंट में लो, then it is considered as measured reliably. Expenses are recognized in the statement of profit and loss when a decrease in future economic benefits related to decrease in an asset depreciation वगैरह, or an increase of a liability has arisen that can be measured reliably. Exactly opposite है ना expense का। The recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets or liabilities is not allowed. Definition में आप आ रहे हो तो ही आप assets liabilities हो। An enterprise that reports more frequently than half yearly, so हाफ ईयरली से ज्यादा मतलब क्या क्या हो सकता है? क्वार्टरली, मंथली, तो उस केस में मेजर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर ईयर टू डेट बेसिस फॉर ईच इंटरिम पीरियड यूजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन ईच सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। मतलब क्यूमुलेटिव कब कब करना पड़ेगा? हाँ, मतलब मंथली के केस में एंड क्वार्टरली के, मतलब हाफ ईयरली से ज्यादा आपका इंटरिम पीरियड है तो ही क्यूमुलेटिव आपको करना है। ओके, मोर देन हाफ ईयरली अगर रिपोर्ट्स है आपके तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर टू डेट बेसिस। सो यहाँ पर एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त क्यूमुलेटिव वर्ड यूज करना है या ईयर टू डेट बेसिस? हाँ, तो वो याद रखो। Amounts of income and expenses reported in the current interim period will reflect any changes in estimates of amounts reported in the prior interim period of the financial year. The amounts reported in prior interim periods are not retrospectively adjusted. Okay, so change वगैरह कुछ हुआ अकाउंटिंग एस्टिमेट में तो प्रीवियस इंटरिम पीरियड में रीस्टेटमेंट नहीं करना है। हाउएवर द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एस्टिमेट्स बी डिस्क्लोज। सिर्फ आपको चेंजेस डिस्क्लोज करने हैं, प्रीवियस इंटरिम पीरियड का रीस्टेट करना नहीं है। उसके बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का देखो क्या है? प्रिपेयरर्स ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स
in compliance with AS25 are required to consider any changes in accounting policies that will be applied for the next annual financial statement and to implement the changes for interim reporting purpose. If there has been any change in accounting policy since the most recent annual financial statement, the interim report is required to include a description of nature and the effect of the change. ये देखा था हमने ऑलरेडी. Then revenue received seasonally or occasionally. Revenues that are received seasonally or occasionally within a financial year should not be anticipated or deferred as of an interim date if anticipation or deferral would not be appropriate at the end of the enterprise's financial year. So देसाई बंधु को क्या करना पड़ेगा, जिस पीरियड में उनका सेल है उसी पीरियड में दिखाना है, 12 मंथ्स पे स्प्रेड नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड रेवेन्यू, रॉयल्टीज एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स. Additionally, some enterprises consistently earn more revenues in certain interim period of a financial year than in other interim periods. For example, seasonal revenues of retailers. Such revenues are recognized when they occur. So, dividend, royalty, government grant का भी आपको कभी तो मिलेगा ना, हर मंथ डिविडेंड मिल रहा है, हर क्वार्टर में डिविडेंड मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा. गवर्नमेंट ग्रांट, रॉयल्टी भी इनफ्रीक्वेंट है, तो वो भी जिस इंटरिम पीरियड में आपको मिली है उस इंटरिम पीरियड में आपको दिखानी है. देन कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. सो कॉस्ट दैट आर इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग एन एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल ईयर शुड बी एंटिसिपेटेड और डिफर्ड for interim reporting purposes if and only if it is also appropriate to anticipate or defer that type of the cost at the end of financial year. So income तो डिफर कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है इनकम डिफर करना. कॉस्ट डिफर कर सकते हैं क्या? यस, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ एंड ओनली इट इज अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट और डिफर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब एनुअल के लिए अगर आप डिफर कर रहे हो तो इंटरिम के लिए डिफर कर सकते हो. एनुअल में आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाते हो, करेक्ट? तो वो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, इंटरिम पीरियड के लिए कर सकते हो, तो ऐसे वाले ही अलाउड है डिफर करने के लिए. ओके. एंड फॉर एग्जाम्पल कुछ रिपेयर्स के एक्सपेंसेस हुए, ज्यादा एक्सपेंस हुए रिपेयर्स के फर्स्ट क्वार्टर में, तो ज्यादा हुए इसलिए मैं डिफर करती हूँ उसको, वो वाले अलाउड नहीं है. ओके. फर्स्ट क्वार्टर में हुए ना रिपेयर्स आपके ज्यादा, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखाने. बट अगर एनुअल में आप डेप्रिसिएशन डिफर करते हो, आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, तो आप इंटरिम में उसको डिफर कर सकते हो, ठीक है. बट जो सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी वो आप मंथली पे करते हो, तो वो तो ऑलरेडी मंथ वाइज ही होता है, उस एक्सपेंसेस के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आप मंथली पे करोगे. बट रिपेयर्स अगर आप मंथली नहीं, सेम अमाउंट नहीं पे करोगे ना, तो वो एक्सपेंसेस के लिए प्रॉब्लम आने वाला है. तो एनुअल के लिए डिफर है तो इंटरिम के लिए डिफर है, एनुअल के लिए डिफर नहीं है तो इंटरिम के लिए भी डिफर नहीं है. ओके. एनुअल के लिए डिफर नहीं है मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल इस साल ना रिपेयर्स बहुत हुए, तो हम क्या करते हैं 5 साल में स्प्रेड कर देते हैं रिपेयर्स, ऐसा अलाउड नहीं है एनुअल के लिए. तो इंटरिम के लिए भी आप कैसे हो 4 क्वार्टर्स में डिफर कर रहे हो. ओके. सो बेसिक रूल क्या याद रखना है AS25 के लिए, एनुअल के लिए जैसे किया है वैसे ही इंटरिम के लिए करो. इन शॉर्ट, a cost that does not meet the definition of an asset at the end of an interim period is not
deferred in the interim balance sheet either to await future information as to whether it has met the definition of an asset or to smooth earnings over interim period within a financial year. So आपको defer वो नहीं करना है. Thus, when preparing interim financial statements, the enterprise's usual recognition and measurement practices are followed. The only costs are capitalized are those incurred after the specific point in time at which the criteria for recognition of the particular class of asset are met. So जब भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा उस डेट से आप आगे क्या कर सकते हो, कॉस्ट में ऐड कर सकते हो. जैसे AS26 इंटेंजिबल एसेट में आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम खुद पेटेंट बना रहे हैं, ओके, या हम कुछ खुद सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा. तो सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल एसेट. तो हमने पहला साल सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया एंड ईयर एंड को वो फेल हो गया. तो वो जो भी खर्चा हुआ, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह अपॉइंट किए रहेंगे ना, उनकी सैलरी होंगी, तो वो पूरा खर्चा एक्सपेंस आउट करना पड़ता है क्योंकि उससे कुछ एसेट ही जनरेट नहीं हुआ. ओके, अगर वो जो काम आपने किया पूरे साल का, उसमें जो रिसर्च हुआ वो थोड़ा बहुत यूजफुल हो रहा है, तो दैट इज जैसे वर्क इन प्रोग्रेस होता है वैसे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. ओके, टेंजिबल एसेट्स के लिए बिल्डिंग आधी अधूरी है तो आप उसको बोलते हो वर्क इन प्रोग्रेस, एंड इंटेंजिबल एसेट्स जो आधे अधूरे है, सॉफ्टवेयर प्रिपरेशंस वगैरह, तो उसको बोलोगे अंडर डेवलपमेंट. हम बोलते हैं ना वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है अभी तक हमारी, तो वो अंडर डेवलपमेंट में आपको कॉस्ट में कब ऐड कर पाओगे, अगर आगे जाके उस रिसर्च का यूज है तो. बट आपका पूरा रिसर्च ही गलत हुआ तो वो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस आउट करना पड़ता है इवन इफ द कॉस्ट इज हाई. ओके, ऐसे ही साइंटिस्ट के वगैरह जो पेमेंट्स होते हैं, तो वो अगर उससे एसेट बन गई तो एसेट में लेना है, बट वो क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो साइंटिस्ट के पेमेंट्स भी आपको एक्सपेंस आउट करने पड़ते हैं. ओके, सो ये सब AS26 में दिया है इंटेंजिबल एसेट में. सो यहाँ पर भी वो क्या बोल रहे हैं कि अगर डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा. एंड जो कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, ओके, उसके रूल्स कहाँ पर दिए होंगे, टेंजिबल के लिए AS10, इंटेंजिबल के लिए AS26. सो उसमें क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ तो दैट कॉस्ट यू कैन कैपिटलाइज. सो डेफरल ऑफ कॉस्ट एज एसेट्स इन एन इंटरिम बैलेंस शीट इन द होप दैट द क्राइटेरिया विल बी मेड बिफोर द ईयर एंड इज प्रोहिबिटेड. ओके, सो डेफर करना कॉस्ट प्रोहिबिटेड है. Now use of estimates. So the measurement procedures to be followed in an interim financial report should be designed to ensure that the resulting information is reliable and that all material financial information that is relevant to an understanding of a financial position or performance of the enterprise is appropriately डिस्क्लोज. सो मेजरमेंट आपको जो करना है एस्टिमेट्स का, वो कैसे होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए. ओके, उस एस्टिमेट्स को यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट में आ जाएगी वो रिलायबल लगनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एस्टिमेट आपने लगा दिया 80% डाउटफुल है, ओके, तो इट्स नॉट रिलायबल. 80% लेस करके जो गुड डेटर्स आएंगे, डेटर्स माइनस 80%, 20% ही रिसीवेबल है, सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल. सो द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल. 5-10% डाउटफुल है इज रिलायबल. नहीं तो आप क्या करोगे सर, बंद ही कर दो फिर बिजनेस.
आप 100 का सेल करके आपको 20 रुपए ही आ रहे हैं और 80 रुपीज तो डाउटफुल ही है, तो बिजनेस बंद ही कर दो ना, लॉस में ही है। ओके, सो जो एस्टिमेट्स आप यूज करोगे वो रिलायबल होने चाहिए। ओके, एक एसी 100 साल है इसका यूजफुल लाइफ, इट्स नॉट रिलायबल। ओके, कितना भी भारी आपने इम्पोर्टेड जापानीज जर्मनी से भी मंगाया तो भी एसी 100 साल का यूजफुल लाइफ इज रॉन्ग, नॉट रिलायबल एट ऑल। Okay, and that all material financial information that is relevant to an understanding of financial position or performance of the enterprise is appropriately disclosed. Okay, financial position कहाँ से मिलती है and performance कहाँ से मिलता है? Balance sheet, performance from profit and loss, correct. Now restatement of previously reported interim period. One objective of the preceding principle is to ensure that a single accounting policy is applied to a particular class of transactions throughout an entire financial year. The effect of the principle requires that within the current financial year any change in accounting policy be applied retrospectively to the beginning of the financial year. So जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसिस्टेंटली सेम ही सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अप्लाई करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। सो अगर कुछ चेंज हुआ, ओके, द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। सो अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर करंट ईयर में आपने चेंज किया, जैसे कि पॉलिसी चेंज हुई कि पहले हम फीफो लगा रहे थे, अभी वेटेड एवरेज, तो अभी मतलब बिगिनिंग से लगाना पड़ेगा। ओके, डिसाइड आज किया है। ओके, आज क्या है? 2 फेब, ईयर एंड होगा 31 मार्च। सो आज हमने चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी, तो भी उसका इफेक्ट आप 1 अप्रैल 2023 से लगाओगे। Okay, retrospectively from the beginning of the financial year, that change in accounting policy be applied retrospectively to the beginning of the financial year. So उस केस में रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा क्या? मतलब अभी फेब मतलब कौन सा क्वार्टर है? फोर्थ में आपने चेंज किया, तो पहले 3 रिपोर्ट्स का क्या करोगे? रीस्टेट, ट्रांजिशनल प्रोविजन। ओके, तो इसलिए अभी देखो एक्सेल शीट्स तो सारे यूज करते हैं। सो रीस्टेटमेंट करना मतलब एक फॉर्मूला डालना जिससे तीनों रिपोर्ट्स रीस्टेट हो जाते हैं। ओके, तो वो हेडेक नहीं है। हेडेक क्या है कि ये सब एनालिसिस करना, एस्टिमेट्स चेक करते रहना कि चेंजेस नहीं हुए ना, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अप्लाई की है वो करेक्ट है, एज पर सर्कमस्टेंसेस चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए एनालिसिस लगता है। और ये काम भी धीरे धीरे अब कौन कर रहा है? एआई। ओके, सो इसलिए अभी क्या बोल रहे हैं, आपको ये भी आना चाहिए, बट ये काम एआई को कैसे सिखाना है, उसके जो टूल्स है एआई टूल्स, कि जिससे आप ये काम एआई को सिखाओगे। ओके, कि एवरी क्वार्टर यू चेक द एस्टिमेट वेदर दैट एस्टिमेट इज करेक्ट और नॉट, तो आपको एआई को सिखाना है थ्रू एआई टूल्स। सो आपको इसके साथ इसका भी नॉलेज चाहिए क्योंकि ये सिखाना है, और कैसे सिखाना है इसके लिए एआई टूल्स का भी आपको सीखना पड़ेगा, तो आप एआई को सिखाओगे। ओके, जैसे कंप्यूटर्स आए थे तब भी लगा था कि अभी जॉब्स कम हो जाएंगे, बट वैसे हुआ ही नहीं। अभी हमने क्या सीखा? कंप्यूटर सीखा। वैसे एआई आने के बाद एआई टूल सीखने हैं हमें। पूरा ऑटोमेशन तो हो ही नहीं सकता, हमें तो कुछ तो क्लिक तो करना पड़ेगा ना। ओके, सो जिसको नॉलेज है एआई टूल्स कैसे यूज करना है वही क्लिक कर पाएगा। काम सिर्फ क्लिक करने का ही होगा, बट क्लिक क्या करना है उसका नॉलेज आपको है, तो आप कितना भी ऑटोमेशन होने दो, आपका जॉब नहीं जाएगा।
ओके क्योंकि कंपनी को भी कौन से एम्प्लॉयज लगेंगे जी, अरे इसको स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, इसको एआई टूल्स भी आता है, तो ये बंदा एआई लगा देगा ना एआई टूल्स, तो इसको रखो। ओके इसको एआई टूल्स नहीं आ रहा है, इसको सिर्फ नॉलेज आता है, तो इसका क्या काम है, क्योंकि इसका काम तो एआई ही करने वाला है ना, तो इसको निकाल दो क्योंकि इसको एआई टूल्स नहीं आ रहे। ओके सो सीए के बाद आपको क्या सीखना है, हाँ हम ट्रांजिशनल प्रोविजन, जैसे हमने कंप्यूटर सीखे ओके वैसे आपको एआई सीखना पड़ेगा। On the first occasion that an interim financial report is presented in accordance with this statement, the following need not be presented in respect of all the interim periods of the current financial year. So transitional provision मतलब जैसे आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में ट्रांजिट हो गए, दैट इज ट्रांजिशनल फेज। सो इनकी ट्रांजिशनल फेज चल रही है, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंपेरेबल इंटरिम पीरियड्स दैट इज करंट एंड ईयर टू डेट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर and comparative cash flow statement for the comparable year to date period of the immediately preceding financial year. ये प्रेजेंट करना है या need not be presented? Need not be presented. So कब previous year का comparative नहीं दिखाना है, हाँ कब, on the first occasion, मतलब फर्स्ट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए कंपैरेटिव नहीं रहेगा, सेकेंड से कंपैरेटिव करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 25 टू इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन AS 25 शुड बी अप्लाइड ओनली इफ एन एंटरप्राइज prepares and presents an interim financial report as defined in AS 25. Accordingly, presentation and disclosure requirements contained in AS 25 are not required to be applied in respect of interim financial results which do not meet the definition of interim financial report as per AS 25 presented by an enterprise. So आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आपने एज पर AS 25 प्रिपेयर किया है तो ही आपको रिजल्ट जो है वो एज पर AS 25 के हिसाब से देने हैं। कभी कभी हमने देखा था ना कि रेगुलेटर्स जो है सेबी वगैरह, तो उनके फॉर्मेट में अगर आपने प्रिपेयर किया तो उनके हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे ना। ओके So for example, quarterly financial results presented under clause 41 of the listing agreement entered into between stock exchanges and the listed enterprises do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. However, the recognition and measurement principles laid down in AS 25 should be applied for the recognition and measurement items contained in such financial results. Okay, सिर्फ रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो एज पर सेबी होगा, बट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया जो है वो एज पर AS 25 होंगे। ओके, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में हमने क्या देखा था कि जब भी इनकम एक्रू होगा तब दिखाओ, जब कॉस्ट एक्रू होगा तब दिखाना है, एस्टिमेट चेंज हो गए तो चेंज कर देने हैं। ओके, तो ये रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल से भी नहीं देता है, ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही देता है। सेबी ने क्या दिया है, रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करना है, फॉर्मेट वो दिया है सिर्फ। अभी इलस्ट्रेशन 3, ascertain the correct quarterly income. Accountants of Purnima Limited showed a net profit of rupees 7,20,000 for the third quarter of 2001 after incorporating the following: bad debts of rupees 40,000 incurred during the quarter. 50% of the bad debts have been deferred to the next quarter.
ये रॉन्ग है ना? टोटल बैड डेट्स इनकर 40,000 किए हैं एंड उसका 50% मतलब 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए डाल दिए उन्होंने, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, करेक्ट। और 7,20,000 से, सो ये जो नेट प्रॉफिट आया वो गलत आया है, इसे आपको 20,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिफर अलाउड नहीं है, इस केस में नहीं है मतलब। Then extraordinary loss of ₹35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in this quarter. Correct है. Additional depreciation of 45,000 resulting from the change in the method of charge of depreciation, assuming that 45,000 is the charge for the third quarter only. So in the above case, the quarterly income has not been correctly stated as per AS 25 interim financial reporting. The quarterly income should be adjusted and restated as follows. Bad debts of 40,000 has been incurred during current quarter. Out of this, the company has deferred 20,000 to next quarter. Therefore, 20,000 should be deducted from 7,20,000. The treatment of extraordinary loss of 35,000 being recognized in the same quarter is correct. Recognizing additional depreciation of 45,000 in the same quarter is in tune with AS 25. Hence, no adjustments are required for these two items. So, Purnima Limited should report quarterly income as 7 lakh. Yes, ये जो additional depreciation आया ना 45,000 because of change in the method of चार्जिंग डेप्रीसिएशन, मे बी SLM का WDV किया है वगैरह, तो उस चेंज की वजह से जो 45,000 एडिशनल डेप्रीसिएशन आया, उन्होंने नेक्स्ट लाइन दी है एज्यूम करो, एज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली. नहीं, बट वो जो एडिशनल वो उन्होंने डिफर करके ही दिया है. Assuming that this charge is for third quarter only, तो 45 अगर वो पूरा डेप्रीसिएशन है तो पूरे साल का, ये डेप्रीसिएशन ही सिर्फ क्वार्टर 3 का है. लेकिन उन्होंने मेथड चेंज की है, इसीलिए वो अजम्पशन आया है ना. मेथड चेंज करने की वजह से डेप्रीसिएशन की अमाउंट चेंज हो गई, बट जो अमाउंट चेंज हुई है, अमाउंट का जो डिफरेंस है 45,000, वो डिफरेंस पूरे साल का नहीं है. लेकिन वो पूरे 3 क्वार्टर्स का तो होगा ना. हाँ, सो थर्ड क्वार्टर का है, क्योंकि चेंज थर्ड क्वार्टर में हुआ है, तो डेप्रीसिएशन पूरा थर्ड क्वार्टर में ही लेना है. करेक्ट. इफ द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन इज चेंज्ड इन थर्ड क्वार्टर, तो जो भी चेंज की वजह से डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस थर्ड क्वार्टर में ही लेना पड़ेगा, उसको डिफर हम नहीं कर सकते ना. इसलिए जो उन्होंने किया है वो करेक्ट किया है. सो चेंज करने की वजह से 45,000 का जो एडिशनल डेप्रीसिएशन लगा, वो पूरे 12 मंथ्स का हम नहीं ले सकते. वो चेंज जिस क्वार्टर में हुआ है उसी क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा. ओके. सो अगर ये वर्ड्स नहीं रहते तो भी हम उसको यहाँ से ही लेस करते ना, जो उन्होंने किया है, क्योंकि चेंज जिस क्वार्टर में होता है उसी क्वार्टर में हमें इफेक्ट देने पड़ेंगे. अभी आपको कुछ डाउट है इसके रिलेटेड, 45,000 रिलेटेड? ओके. सो आपने करेक्ट बताया, सिर्फ 20,000 और लेस करना पड़ेगा. वो जो डिफर किया उन्होंने बैड डेट्स, वो रॉन्ग है. ओके. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4. क्या करना है? हाँ, टर्नओवर. एंड ये क्या है? 15 सेल पैटर्न दिया है क्या?
ओके, उनको वो डिफर करनी है कॉस्ट 21 करोड़ की। ओके, मतलब ये जो एक्सपेंस हो रहे हैं 40 करोड़, उसमें से वो बोल रहे हैं 21 करोड़ डिफर कर दो थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि वहां पर ज्यादा सेल है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सो 50 सेल्स माइनस सब करना पड़ेगा 40, 10 आंसर। एंड फिर AS25 का क्या दिया है उन्होंने, कॉस्ट शुड बी एंटिसिपेटेड और डिफर्ड ओनली व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू anticipate that type of cost at the end of the financial year, and costs are incurred unevenly during the financial year of the enterprise. Therefore, the argument given by I-Corp relating to deferment of rupees 21 crore is not tenable as expenditure quarters, as expenditures are uniform throughout all quarters. सेम ही था ये इलस्ट्रेशन, 1 and 4 सेम ही है, मतलब इनके पास 3 ही इलस्ट्रेशन हैं। ओके, ओके, सो ये एक्सरसाइज आप पूरा कल करोगे क्या? कल छुट्टी है ना, सो कल ये एंड AS24 की AQB, AS25 की AQB करो, ठीक है। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट वाला। आपको शेड्यूल 3 पता है ना, मतलब पूरा पता ही नहीं ऐसे नहीं है ना, लर्न है फॉर्मेट। ये सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर 11 मॉड्यूल 3 है, उसमें से यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 2 कौन सा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूनिट 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपनीज के। नो हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, लर्न अबाउट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अ कंपनी, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट या टू द कंपनीज एक्ट? To the Companies Act 2013. Okay, so Schedule 3 to Companies Act. Okay, और भी बहुत शेड्यूल्स है। शेड्यूल 2 डेप्रीसिएशन रिलेटेड, शेड्यूल 2 टू कंपनीज एक्ट। ओके, शेड्यूल 1 टू कंपनीज एक्ट। सो 2 वर्ड है, ऑफ नहीं। एप्रिशिएट द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, मतलब आपको इसके भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। कैलकुलेट डिविडेंड, डिविडेंड देने से पहले क्या क्या जनरल रिजर्व में कितना आप ट्रांसफर करोगे वगैरह। ओके, सो यूनिट ओवरव्यू, मीनिंग ऑफ कंपनी, ये आप सीखे होंगे, लॉ में सीखा है। मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पता है आपको, एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका लॉ में हुआ है ना, मीनिंग ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ, तो वो नहीं लिया तो चलेगा क्या? देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिक्विसाइट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिक्वायरमेंट क्या है मतलब, एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हम एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। देन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसके लिए रिजर्व्स को कुछ ट्रांसफर करना पड़ता है पहले। ये रूल कहाँ पर दिया है, कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट में दिया है कि डिविडेंड देने के लिए रिजर्व्स को पहले ट्रांसफर करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। सैलरी मिलने के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मतलब रिजर्व में डालोगे ना, या पूरा डिविडेंड नहीं, वैसे ही। सो मीनिंग ऑफ कंपनी, उसके टाइप्स, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे कुछ है लॉ में आपको? अक्रूवल बेसिस है क्या? कंपल्सरी। एंड बुक्स कहाँ पर रखने हैं? रजिस्टर्ड। ओके, एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट should give a true and fair view of
state of the affairs. And every financial year prepare करना है क्या books? And branch office के प्रिपेयर करने हैं. एंड डबल एंट्री या सिंगल एंट्री भी चलेगा? डबल एंट्री. इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो क्या? अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको रखने हैं बुक्स, तो आपको कुछ लॉ फॉलो करना पड़ता है या? हाँ, वो कंफर्मेशन मतलब वही डिसाइड करते हैं ना. उनको इन्फॉर्म करना है. सो आरओसी को इन्फॉर्म कभी भी करना है या लिमिट है? 7 days में बताना है. 30 दिन क्यों लगेंगे बताने के लिए कि हम बुक्स अभी इधर रख रहे थे अभी उधर रख रहे? ये बताने के लिए 30 days का लिमिट क्यों लगेगा? हाँ, बट लॉजिक भी लगाना है, नॉट नेसेसरी मेजॉरिटी हमेशा. ओके, लॉजिक लगाओ कि ये सिर्फ इन्फॉर्म करना है ना आरओसी को, तो 7 दिन में करो ना. इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस, ओके वो ब्रांच ऑफिस में उन्होंने रखा है अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बोल रहे हैं कि ब्रांच शुड समराइज द रिटर्न्स पीरियोडिकली एंड सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड. सो ब्रांच ने अगर वहां पर बुक्स मेंटेन किए ब्रांच ऑफिस में, तो पीरियोडिकली उनको एक समराइज रिपोर्ट रजिस्टर्ड ऑफिस को देना पड़ेगा. करेक्ट. बिजनेस आवर्स में वो ओपन है डिस्क्लोज करने के लिए बुक्स फॉर इंस्पेक्शन. हाँ, बिजनेस आवर्स में इट इज ओपन एंड आउटसाइड द कंट्री है अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो बाहर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड कंट्री, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए इंस्पेक्शन नहीं हो सकता. ये रीजन आप नहीं दे सकते. ओके, सो 8 साल के बाद आप उसको रद्दी कर सकते हो क्या? हाँ, 8 साल तक रखना है, उसके बाद रद्दी चलेगी, क्योंकि ऐसे लॉ किया ही नहीं तो अब जब से स्टार्ट किया है बिजनेस तब का अभी तक रहेगा ना रिकॉर्ड. सो 8 साल तक रखो, उसके बाद स्क्रैप कर सकते हो. देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड वो अलाउड है. ये अगेन सब लॉ रिलेटेड हुआ. स्टैट्यूटरी बुक्स भी आपको होंगे लॉ में, एनुअल रिटर्न, फाइनल अकाउंट्स, ये भी सब होगा ना, कब फाइल करना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है कंपनी के? स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. हाँ, तो वो स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, ये सबको एप्लीकेबल नहीं है. एंड नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ हाँ. एंड इसमें एक्चुअली क्या टेक्निकली गलत है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं हो सकता ना, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस, बट बोलते वक्त हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस.
ओके, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा था 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। ये सब लॉ रिलेटेड ही है ना आगे का भी। सो शेड्यूल 3 में डिविजन है, ऐसे पता है ये आपको। बैलेंस शीट एज पर फॉर्म सेट आउट इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 3 के 2 पार्ट्स किए उन्होंने। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है स्टेटमेंट ऑफ P&L। एंड डिविजन्स कैसे है देखो। डिविजन 1, कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। डिविजन 2 में कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड डिविजन 3 मतलब NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस companies that are required to apply Indian AS notified under section 133 of the Companies Act। So ये divisions किसके किए? कंपनीज के। कंप्लायंस विथ AS सबके लिए कंपलसरी है क्या? हाँ, एज पर सेक्शन 133 टू द कंपनीज एक्ट या ऑफ सेक्शन के लिए ऑफ the Companies Act, it is mandatory to comply with accounting standards notified by central government from time to time। accounting standards किसने notify किए हैं? ICAI ने, central government। MCA, Ministry of कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ करेक्ट, वहां से ये नोटिफिकेशन आते हैं। ये मिनिस्ट्री काम करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ओके, अभी एग्जाम्पल 1 कमेंट करनी है आपको। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the financial year 2001-2, Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during financial year 24,000 equity shares of ₹10 each were issued as fully paid bonus shares। ये कहाँ पर दिया है उन्होंने? notes to accounts में। However, the source from which these bonus shares were issued has not been disclosed। It's such non-disclosure a violation of Schedule 3। नहीं है, सोर्स नहीं दिखाना है। सो शेड्यूल 3 हैज कम इनटू फोर्स फॉर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर commencing on or after 1st April 2001। As per part 1 of the schedule 3, a company should inter alia disclose in notes to accounts for the period of 5 years immediately preceding the balance sheet date, that is 31st March 2002 in the instant case, the aggregate number and class of shares allotted as fully paid up bonus shares। Schedule 3 does not require a company to disclose the source from which bonus shares have been issued। Therefore, non-disclosure of source from which bonus shares have been issued does not violate the Schedule 3 to the Companies Act। Okay? Schedule आने के बाद 2 लिखना है, सेक्शन आने के बाद ऑफ। Example 2, comment in line with Schedule 3. The management of Loyal Limited contends that the work in progress is not valued since it is difficult to ascertain the same in view of the multiple processes involved। They opine that the value of opening and closing work in progress would be more or less the same। Accordingly, the management had not separately disclosed work in progress in financial statements। So, Schedule 3 to the Companies Act does not require that the amounts of WIP at the beginning and end of the accounting period to be disclosed in the statement of profit and
loss. Only changes in inventory of WIP need to be disclosed in the statement of profit and loss. Non-disclosure of such change in the statement of profit and loss by the company may not amount to violation of schedule 3 if the differences between opening and closing WIP are not material. Okay, so statement of P&L जो कंपनी का होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे नहीं लिखते हम. ट्रेडिंग के डेबिट को टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्रेडिट को बाय क्लोजिंग स्टॉक. स्टेटमेंट ऑफ P&L जो शेड्यूल 3 का है वो कैसे है? चेंजेस इन इन्वेंट्री. बट आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों 1 लाख है तो चेंजेस ही 0 है. तो इसलिए वो मैनेजमेंट बोल रही है कुछ चेंज होता ही नहीं है. हमारा जो WIP जो ओपनिंग में जितना रहता है उतना ही क्लोजिंग में रहता है, तो इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे. तो चलेगा ना, कुछ चेंज है ही नहीं तो डिस्क्लोज करके क्या फायदा. ओके, आप टी फॉर्मेट में भी देखोगे तो डेबिट साइड को आपने ओपनिंग 1 लाख लिखा, क्रेडिट साइड को क्लोजिंग 1 लाख लिखा, इफेक्ट क्या आएगा? नहीं. इसलिए नहीं दिखाया तो भी चलेगा. सिर्फ आपको क्या दिखाना है? चेंज अगर कुछ है इन इन्वेंट्री तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना है. ओके, वो चेंज अगर मटेरियल नहीं है, पहले 1 लाख था अभी 1,01,000 है, इट्स नॉट मटेरियल चेंज, तो वो नहीं डिस्क्लोज करना. ओके, सो ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते ही नहीं है हम इन्वेंट्री का, हम सिर्फ क्या दिखाते हैं? चेंज अगर कुछ है उसमें तो. ओके, लॉजिकल है ना ये. एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड को कौन सा वाला जाएगा? बैलेंस. क्लोजिंग वाला या ओपनिंग? क्लोजिंग बैलेंस जाएगा ना इन्वेंट्री का. ओपनिंग बैलेंस मतलब आता ही नहीं है, वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप जब आप टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तभी आपको ओपनिंग लगेगा. नाउ एग्जांपल 3. कमेंट ऑन accuracy of this treatment in line with the schedule 3 to the Companies Act 2013. Futura Limited had the following items under the head reserves and surplus in the balance sheet as on 31st March 2001. Amounts rupees in lakhs में है. Securities premium account, capital reserve, general reserve. The company had an accumulated loss of rupees 250 lakhs on the same date, which it had disclosed under the head statement of profit and loss as an asset in its balance sheet. गलत, इससे माइनस करना पड़ेगा. हाँ, इसकी टोटल 230 lakhs आ रही है एंड लॉस है 250. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नेट -20 बैलेंस शीट में दिखेगा. हाँ, सो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड्स दैट द डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑल allocations and appropriation should be shown as a negative figure under the head surplus. Similarly, the balance of reserves and surplus after adjusting negative balance of surplus should be shown under the head reserves and surplus even if the resulting figure is in negative. Okay, so यहाँ पर देखो उनका जो reserves and surplus के अंडर क्या क्या है उनके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व. इनके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे कुछ हेडिंग रहता 100 है उसमें. फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व के नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अमाउंट इज 100 लाख. तो उससे पहले माइनस करना है वो 250, फिर आएगा 150 लाख निगेटिव एंड दैट निगेटिव 150 लाख आप 80, 60, 90 प्लस माइनस 150 करके फिर नेट अमाउंट आएगी. ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L हेडिंग ही नहीं है इसलिए हमने डायरेक्टली इनकी टोटल करके माइनस कर दिया. Therefore, balance of reserves and surplus after adjusting debit balance of P&L is negative by 20 lakhs, which should be disclosed on the face of the
balance sheet. Thus the presentation by the company is incorrect. Then next, determine how the loan will be classified in preparation of financial statements of Sumedha Limited for the year ended 31st March 2001 according to schedule 3. So Sumedha Limited took a loan from bank for rupees 10 lakh to be settled within 5 years in 10 equal half yearly installments with interest. मतलब 1 lakh every half year. So एक साल में 2 लाख का रीपेमेंट होगा, करेक्ट. एक साल में 2 लाख का 5 साल में पूरा रीपे हो जाएगा. बट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 1 लाख अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मतलब 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में डिफरेंस समझना है आपको. विथ इंटरेस्ट मतलब 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब 1 लाख में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 30th September 2001 ऑफ रुपी 1 लाख. एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है ना. डिटरमाइन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सुमेधा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March. सो 31st March जो ईयर एंड है उसके बाद 30th September 2001 आएगा एंड उसके बाद 31st March 2002 आएगा. ओके. सो जो नेक्स्ट 1 ईयर में ड्यू है द अमाउंट इज 2 लाख, उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो वो करंट लायबिलिटी में जाएंगे आउट ऑफ 10 लाख एंड बाकी 8 लाख इज लॉन्ग टर्म, नॉन करंट है वो. सो इन द गिवन केस इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 30th September 2001 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एंड सेकेंड 31st March 2002 विल बी शोन अंडर द हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग. उसको बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एज पर द अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 वाइड MCA नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स notification dated 24th March 2021. Therefore, in the balance sheet as on 31st March 2001, 8 lakh will be shown under the heading long term borrowings and 2 lakh will be shown under the heading short term borrowing. Okay. So, long term borrowing non current liabilities के अंडर आते हैं and short term borrowing current liabilities के अंडर आते हैं. सो करंट लायबिलिटीज में तुमने और एक बताया था अदर करंट लायबिलिटी. सो ये अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं जाता है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाता है अंडर करंट लायबिलिटी. ओके. सो नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ये मेन हेडिंग्स हुए एंड सब हेडिंग्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना जाएगा 8 लाख एंड शॉर्ट टर्म में 2 लाख. ओके. सो आपको ध्यान में रखना है मतलब कितना काम है. देखो कंपनी के पास जितने भी लोन है डिबेंचर्स है. ओके. डिबेंचर्स अगर हर साल 20% रिडीम होने वाले ओवर द 5 years. सो जो 20% नेक्स्ट ईयर में रिडीम होंगे दैट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर्स. तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. बाकी के 80% लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. ठीक है. सो ये काम सब ऑटोमेटिक हो सकता है बट ऑटोमेटिक करने के लिए हमें उसको ये फॉर्मूलेज बताने पड़ेंगे. एक बार आपने फॉर्मूला डाला तो नेक्स्ट ईयर का करंट में आते रहेगा वो. सो एग्जीक्यूशन का काम नहीं हमें करना है, हमें खुद इंटरप्रेट करके दूसरों को कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखाना है सिर्फ. ओके. वो कैलकुलेशन 8 लाख एंड 2 लाख आप नहीं करोगे, वो अकाउंटेंट भी कर सकता है ना. आपको उसको क्या नॉलेज देना है कि जो भी तुम्हारा मैच्योरिटीज 1 ईयर में हो रहा है उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में उसको क्लासिफाई करो. क्योंकि वो बीकॉम है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है, उसने शेड्यूल 3 इतना इन डेप्थ. तो ये काम हमारा रहेगा. ओके. समझाना. सो कंसल्टेंसी सिर्फ. तो मुझे बताओ खर्चा है क्या कुछ? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना है, आपके बेडरूम में बैठ के भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हो और लाखों चार्जेस लगा सकते हो.
सो हम सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री को खर्चे कम है, आपके नॉलेज पे है पूरा। आप नॉलेज लो, इंटरप्रेट करो, जितना लॉ पढ़ सकोगे उतना इंटरप्रेट करो एंड सिर्फ कंसल्टेंसी देनी। ओके। एंड जो बिजनेसमैन है, कॉमर्स का भी बंदा है वो, बट उसको भी इंटरप्रिटेशन आ सकता है, बट उसके पास टाइम नहीं है। वो बोलेगा मैं बिजनेस करूं या ये इंटरप्रेट करते रहूं कि करंट मैच्योरिटीज कितने दिखाने हैं एंड लॉन्ग टर्म कितना दिखाना है। सो वो सीए भी हो सकता है बिजनेसमैन, बट वो क्या बोलेगा कि तुम वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, IFRS वो तुम देख लो बाबा, मैं तुम्हें कंसल्टेंसी फी देता हूँ। तो हमें तो अच्छा ही है ना, विदाउट एनी, आपका ऑफिस भी नहीं है खुद का, नो एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो कॉस्ट। ओके, सिर्फ पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, अरे ऐसे करो। हाँ, 50,000 हो गई मेरी फी कंसल्टेंसी की। तो बहुत अच्छा फील्ड है ना हमारा। मेहनत तो सबको है, मेहनत तो सबको है। रेस्टोरेंट आपने ओपन किया तो रेस्टोरेंट का टाइमिंग ही मॉर्निंग 7 to 11 PM। सो आप भी उतना ही स्टडी कर रहे हो, रेस्टोरेंट वाला भी उतना ही काम कर रहा है, रिक्शा वाला भी उतना ही काम कर रहा है, वो भी 7 बजे से 11 बजे तक काम करता ही है। आपके पेरेंट्स भी उतना ही काम करते हैं। सो काम तो कौन सा भी लो आप, सीए का लो, डॉक्टर का लो, डॉक्टर को तो कभी भी जाना पड़ता है, हमें तो इमरजेंसी नहीं होता है। ओके, कि अभी के अभी आधे घंटे में बैलेंस शीट दो, नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना हमारा। सो हार्डवर्क तो सभी इसमें है, सीए कोर्स में ही है ऐसे नहीं है। हमें तो अच्छा बैठ के कर सकते हैं, धूप में खेलना नहीं है क्रिकेट जैसा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं लगता है। आपको एक स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, ट्रेनिंग एकेडमी में आपको जाना पड़ता है, वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल बहुत महंगा होता है। ओके, आपको क्वालिटी ब्रांडेड वाले शूज लगते हैं, ये वो। तो एक स्पोर्ट्समैन क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए खर्चे बहुत लगते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना फीस होता है पता है आपको, हमारी फीस क्या है, और हमें आगे खर्चा भी नहीं है। एक डॉक्टर हो भी गया तो भी उसको क्या लगता है, एक्सरे मशीन, ये मशीन, वो मशीन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता प्रैक्टिस। आप विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते, बस ब्रेन एंड लैपटॉप। तो आप कैफे में बैठ के भी कंसल्टेंसी दे सकते हो या गार्डन में बैठ के दे सकते हो। तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे लगा ना कि हाँ करेक्ट करियर सिलेक्ट किया मैंने। एंड स्टार्ट विथ छोटे छोटे कंसल्टेंसी ना, ये कंसल्टेंसी देता हूँ 500 रुपए दो, 1000 दो। अभी से स्टार्ट करो, सीए होने तक 200-300 का क्लाइंट बेस आपका हो जाएगा। 3-4 ईयरली 100 क्लाइंट्स का टारगेट रखो, 3 साल में 300 क्लाइंट, 3 साल में सीए कंप्लीट होते ही 300 क्लाइंट बेस रेडी है। करना ही है 3 साल में। Whether this presentation is correct, example 5, Prince Limited presents its provisions for contingencies under reserve surplus in notes to account. हाँ, रिजर्व सरप्लस अंडर रिजर्व सरप्लस इन नोट्स टू अकाउंट्स इन इट्स फाइनेंस। हाँ, मतलब नोट नंबर 2 आती है ना रिजर्व सरप्लस की, नोट 1 इज, हाँ, एंड नोट 2 रिजर्व सरप्लस में वो दिखा रहे हैं, रॉन्ग है। द आईसीआईएस करेक्ट, बट रिजर्व सरप्लस वाले नोट में नहीं। हाँ, सो आईसीआई ने एक ग्लोसरी भी दी है हमें ऑफ टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफाइंस द टर्म रिजर्व एज द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स, रिसीट्स और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, एप्रोप्रिएटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस अदर देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और
diminution in the value of asset और for known liability. So reserve किसका पोर्शन होता है? पोर्शन ऑफ अर्निंग्स, पोर्शन ऑफ रिसीट्स और अदर सरप्लस का पोर्शन वो हो सकता है. उस रिजर्व का, उस पोर्शन का आप क्या करोगे? उस पोर्शन, वो जो पोर्शन है वो रेवेन्यू भी हो सकता है या कैपिटल भी, मतलब रिजर्व कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है या जनरल रिजर्व भी. जनरल रिजर्व मतलब जनरल पर्पज के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो वगैरह, एंड कैपिटल रिजर्व मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए. सो जो आपने पोर्शन ऑफ अर्निंग्स रिजर्व में रखे हैं वो आइदर आप, मुझे लैपटॉप खरीदना है इसलिए मैं सेविंग कर रही हूँ, मुझे मोबाइल खरीदना है इसलिए मैं सेविंग कर रही हूँ, दैट इज स्पेसिफिक पर्पज. मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मैं ऐसे ही सेविंग कर रही हूँ, दैट इज जनरल पर्पज. सो अगर ऐसे रिजर्व का मीनिंग ये हुआ, ओके, बट अदर देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हो, उसको ही आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हो. ओके, तो वो जो रिजर्व है फॉर डाउटफुल डेट्स वो इस रिजर्व एंड सरप्लस वाला रिजर्व नहीं है. दैट प्रोविजन इज फॉर डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और एनी नोन लायबिलिटी. ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, so that reserve is for payment of liability. So provision for tax, provision for doubtful debts, ये reserves में आते हैं क्या? reserve surplus में नहीं. तो provision for contingency भी नहीं है. हाँ, so reserve should be distinguished from provisions. For this purpose, reference may be made to the definition of the expression provision in AS 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets. So यहाँ पर आपको जो प्रोविजन की डेफिनेशन AS 29 में दी है वो अप्लाई करनी है. एज पर AS 29, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. प्रोविजन भी लायबिलिटी ही होती है एंड लायबिलिटी भी लायबिलिटी ही होती है, बट प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट. जो एक्चुअल लायबिलिटी होती है, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वो लायबिलिटी आप सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट लगाते हो या एक्चुअल अमाउंट होती है वो? नहीं, जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है. हाँ, सो आपने परचेसेस किए, क्रेडिट परचेसेस 1 लाख के, तो वो क्रेडिटर बन गया आपका 1 लाख का. तो 1 लाख ये अमाउंट सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट लगाया क्या आपने? एस्टिमेट क्या करना है? जितना खरीदा उतना लायबिलिटी है एक्चुअल. सो अगर एक्चुअल अमाउंट पता है आपको किसको 1 लाख देना है हमें, तो वो लायबिलिटी है. बट लायबिलिटी है, मुझे पता है इससे मैंने कुछ तो खरीदा है, बट उसके अमाउंट सिर्फ आप एस्टिमेट लगा सकते हो, तो वो प्रोविजन हो गई. सो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ओनली विच कैन बी मेजर्ड only by the substantial degree of estimation. So provision for tax, tax पे करना है आपको, liability है वो, but exact amount नहीं पता है. वो कब पता चलती है? जुलाई सितंबर में. 31 मार्च जब ईयर एंड करना है आपको, तब आप लिखते हो प्रोविजन फॉर टैक्स. सो एस्टिमेटेड अमाउंट लिखते हो आप. जितनी प्रोविजन बनाई है उतना ही टैक्स एक्चुअल में पे करोगे, ऐसे नहीं, उससे ज्यादा या कम हो सकता है. सो प्रोविजन एंड लायबिलिटी दोनों लायबिलिटी है. एक्चुअल अमाउंट है तो वो लायबिलिटी है. हाँ, सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट है. सो प्रोविजन की डेफिनेशन कैसे है? लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग, मतलब ये एक ही ऑप्शन है, ओनली, बाकी दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. सो ओनली वर्ड आना चाहिए जब आप प्रोविजन की डेफिनेशन लिखोगे आंसर में तब. सो अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट, दैट लायबिलिटी इज प्रोविजन. अभी लायबिलिटी मतलब क्या दिखा है डेफिनेशन. लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स. ओके, पास्ट इवेंट क्या हुआ था? हमने परचेस किया, परचेस की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया किसको? एंटरप्राइज को.
So liability is a present obligation of enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources. क्या रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा? कैश जाएगी या बिल्स रिसीवेबल जो आया है आपको डेटर से वो आप दोगे, चेक दोगे. सो वो रिसोर्सेस जिसमें क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो ऐसे रिसोर्सेस थे जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते थे, वो रिसोर्सेस गए. द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ द रिसोर्सेस एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ओके, उसको बोलेंगे लायबिलिटी. सो लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in outflow from the enterprise of resources embodying future benefits. Now next definition is, what is present obligation? So an obligation is a present obligation if based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered probable. प्रोबेबल का भी मीनिंग दिया है. प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट. सो ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड प्रोबेबल. सो बैलेंस शीट डेट को उसका एग्जिस्टेंस प्रोबेबल है, मतलब पेएबल आने वाला है. ऐसे आपके पास एविडेंस है, आपके पास परचेस इनवॉइस है, तो परचेस इनवॉइस इज एविडेंस. सो वो बैलेंस शीट डेट को है क्या एविडेंस? यस है. सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की वजह से देयर इज अ सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट. मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, परचेसेस है मेरे पास, बट वो परचेसेस ना मैंने हार्दिका से किए हैं. तो सेटलमेंट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एक्सपेक्टेड है या नहीं भी हो सकता है. हार्दिका बोली मैम मत पे करो. तो उस केस में क्या हो जाएगा? मैं लायबिलिटी वो दिखाऊंगी नहीं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम हार्दिका. सो उन्होंने क्या दिया, सिर्फ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से एक्सपेक्टेड द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड. अभी सेटलमेंट ऐसे ही हो गई दोस्ती में कि सेटल कर दिया, ठीक है मैम मत पे करो. सो सेटलमेंट में क्या हुआ, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस है मेरे, वो उसका आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं हुआ. तो इट इज नॉट लायबिलिटी, इट इज जस्ट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. मेरा ऑब्लिगेशन था पे करना, बट सेटलमेंट वैसे हुआ ही नहीं. सो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट लायबिलिटी नहीं. एंड लायबिलिटी का प्रोविजन कब हो जाएगा? सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टीमेट. ओके, तो AS29 आधा हुआ इधर ही. 3 डेफिनेशंस हो गए AS29 के, प्रोविजन, लायबिलिटी एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. ओके, क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशन नाम का भी डेफिनेशन है AS29 में. सो ऑब्लिगेशन 2 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट एंड पॉसिबल. ओके, सो प्रेजेंट मतलब कि आपके पास एविडेंस है. ओके, पॉसिबल ऑब्लिगेशन देखो क्या हुआ, मैंने परचेस किया हार्दिका से, हार्दिका ने बिल ही नहीं दिया मुझे, तो मेरे पास एविडेंस ही नहीं है कुछ कि हार्दिका को कुछ पेएबल है. तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. पॉसिबल मतलब क्या, शायद हार्दिका देगी, अभी भूल गई होगी इनवॉइस देना, शायद देगी वो इनवॉइस. सो देर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बट हार्दिका ने अभी तक बताया नहीं है कि वो हमसे पेमेंट लेने वाली है या नहीं लेने वाली. सो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मे बी वो बिल दे भी सकती हमें. ओके, सो ये केसेस जनरली रिलेटिव्स के वगैरह केस में आ सकते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाले. आपका वो कमर्शियल रिलेशनशिप है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपको पता ही है पेमेंट करना है. ओके, बट पॉसिबल ऑब्लिगेशन कब आएगा समझा आपको, कि आपके पास एविडेंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है. ऐसे हो सकता है ना फ्रेंड्स में, देख लेंगे, तुम अभी तो लेके जाओ, ऐसे बोलते हैं देखो फ्रेंड्स लोग कि देख लेंगे ना उसका बाद में. सो हमें पता ही नहीं है कि बाद में मतलब ये लेने वाला है या नहीं लेने वाला है.
एग्जाम्पल 6 बाकी है ना। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में मीनिंग ऑफ डिविडेंड वगैरह नहीं चाहिए ना आपको, वो उधर है आई थिंक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड करके चैप्टर है या निकाला है? हाँ, तो ये डिविडेंड वाला पूरा उधर है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स वगैरह आप पढ़ोगे क्या? वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस, डिविडेंड ऑन पार्टली पेड शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के सेक्शन। और क्या है? फिर इलस्ट्रेशन है। ओके, इलस्ट्रेशंस में ही बैलेंस शीट भी स्टार्ट हो गई क्या? बट फॉर्मेट एनेक्सर में होगा ना? एनेक्सर ही नहीं है। ओके, मतलब हमारा सिर्फ वो एक एग्जाम्पल बाकी है एंड देन डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको अक्षत, तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का भी आता है क्या फॉर्मेट? पूरा ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा। इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, फिर टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंटरी। सेकंड पॉइंट में जो है ना परचेजेस वाला, सेकंड पॉइंट जो वो दिया, उसके बाद वही है परचेसेस ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, चेंजेस इन इन्वेंटरी, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। हो गया। एक्सपेंसेस डिफरेंस एट करंट टैक्स, नेट प्रॉफिट। एंड फिर कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग अलग से प्रॉफिट दिखाना। हो गया। सो फॉर्मेट्स आपके पास एनेक्शन नहीं है। हाँ, सो एनेक्सर से हार्दिका लर्न करो फॉर्मेट। 2 days है तुम्हारे पास। ये देखो, सिर्फ फॉर्मेट एंड देन उसके बाद पी एंड एल का भी एनेक्सर होगा ना। सो 2 दिन में आपको ये लर्न करना है। हाँ, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सो जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जिसमें मतलब हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तुम अगर मैन्युफैक्चरर हो तो तुम रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना, बट तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, सिर्फ इधर का माल उधर, ट्रेडर हो मतलब तुम। तो तुम क्या परचेज करोगे? फिनिश गुड्स। सो दैट इज परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसमें तुम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब फिनिश गुड नहीं परचेज करोगे, यू विल परचेज रॉ मटेरियल ना। सो रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्टली नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। नाही झालंय हो। एंड उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री तुमने बताया। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है एंड देन फाइनेंस कॉस्ट है एंड देन डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। ये आगे का इन डेप्थ नहीं है, आपको लर्न करना है तो करो रोमन 5 से, नहीं तो यहाँ तक ठीक है 1 2 3 4। ओके, सो मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ आपका होमवर्क, बहुत कुछ है होमवर्क। AS 24 की क्वेश्चन बैंक, AS 25 की क्वेश्चन बैंक एंड ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो मंडे से हम एसेट्स रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन ब्रांच करेंगे, वही मेन है ना। तो वो करेंगे, लायबिलिटीज रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी करेंगे एंड फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर, वो यूट्यूब। क्वेश्चन